All right. So, before this internet problem, I was discussing about राकेश का टैक्स लाइबिलिटी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जब पार्शियल इंटीग्रेशन की एक भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करना है. एक भी कंडीशन मिस आउट होती है तो पार्शियल इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल. करेक्ट. सो देयरफॉर इन राकेश's केस एग्री इनकम इज बिलो 5000, एग्री इनकम 5000 के नीचे है तो वी डोंट अप्लाई द पार्शियल इंटीग्रेशन सिस्टम एंड वी राइट अवे नॉन एग्री इनकम, यानी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलसी पे लेके रूटीन जैसे अपन नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करते हैं वैसे कंप्यूट करना चाहिए. सो डिड यू गेट द आंसर 1,85,600? टेल मी. सॉरी 640, 185 640 सबका आ गया क्या आंसर? 1,85,640. Is the voice fine now? Check. ऑडियो और वीडियो मैच नहीं हो रहा. अभी ठीक है क्या? Is this fine now? All good. Okay. चलो 185,640 आंसर आया क्या गाइस? 185,640. यस. ओंकार बेटा ध्यान दे, वापस एक बार बताती हूँ. अगर एग्री इनकम और नॉन एग्री इनकम दिखाई दिए प्रॉब्लम में तो हमेशा पहला सवाल क्या पूछने का? पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा क्या? वो होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. नंबर 1, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, एओपी, पीओआई, एजेपी और एचयूएफ. नंबर 2, एग्री इनकम शुड बी मोर दैन 5,000 रुपीज़. एंड नंबर 3, नॉन एग्री इनकम शुड बी मोर दैन बीएल. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ही पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा. राकेश के केस में एग्री इनकम इज बिलो 5,000, सो एक कंडीशन फेल हो गई. एक भी कंडीशन 3 में से फेल हुई तो पार्शियल इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल. झमेला करना ही नहीं है उसका. तो फिर जो टैक्सेबल इनकम है उस पर रूटीन टैक्स निकालना है. एंड विच इज़ रूटीन टैक्सेबल इनकम? तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्सेबल एंड एग्री इज एनीवे एग्जाम्प्ट. तो एग्री इनकम इग्नोर करना है और नॉन एग्री इनकम पे स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पे टैक्स कंप्यूट करना है. सो 12,20,000 राकेश का इनकम है. सो आई जस्ट कंप्यूटेड 12,20,000 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%. येस Vaibhavi and Onkar, have you understood it? So therefore the answer is 185,640. Correct? Okay, very good. So 185,640 सबका अगर आंसर आ गया है तो बाकी लोगों ने ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लुकिंग एट ऐप प्रॉब्लम्स, स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट प्रॉब्लम. निमिषा वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो और मेरे को फाइनल टैक्स लायबिलिटी बताओ. दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम. करेक्ट. फाइनल टैक्स लायबिलिटी बताओ निमिषा के केस में. कम ऑन, स्टार्ट कैलकुलेटिंग फास्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट नाउ. यस अपने आप करना है. मैं भी यहाँ पे साइड में कर रही हूँ बट आपने यहाँ बिना देखे अपने आप करना है.
Anyway, there seems to be a bit of problem with internet. We will continue and you will get the lecture later. ऑलराइट, जो वर्चुअल लेक्चर में देख रहे हैं टैक्स लायबिलिटी ऑफ निमिषा फॉर PY 2021. चलो बोलो, फर्स्ट, इज द पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल? चेक करो. निमिषा इज एन इंडिविजुअल, एग्री इनकम इज मोर देन 5,000, नॉन एग्री इनकम इज अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एंड निमिषा के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है. सो येस, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर वी विल अप्लाई पार्शियल इंटीग्रेशन. करो पार्शियल इंटीग्रेशन में. स्टेप 1 में क्या आएगा? टैक्स ऑन 2,75,000 प्लस 5 लाख, करेक्ट? यस, 2,75,000 प्लस 5 लाख कितना आता है बोलो फटाफट? 2,75,000 प्लस 5 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500, दैट गिव्स यू 67,500. स्टेप 2 में आएगा टैक्स ऑन, स्टेप 2 में आएगा टैक्स ऑन, यस, 2,75,000 that is agri income plus BL in case of निमिषा is 2,50,000. सो वो टैक्स कितना आता है देखो? 2,75,000 प्लस 2,50,000 माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500, वो आ जाता है 17,500. परफेक्ट. स्टेप 3 इज 1 माइनस 2, सो 67,500 माइनस 17,500, 50,000. दैट्स योर फाइनल बेस टैक्स. अब अपने को क्या अप्लाई करना है? रिबेट सरचार्ज सेस. पहले रिबेट देखते हैं. इज निमिषा रेसिडेंट इंडिविजुअल? हाँ. इज हर टोटल इनकम 5 लाख और लेस? येस, इट्स एग्जैक्टली डॉट 5 लाख. सो देयरफॉर स्टेप 4 में निमिषा इज रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम, यहाँ पे टोटल इनकम यानी टैक्सेबल टोटल इनकम, हाँ, which is less than or equal to 5 lakh. Therefore, rebate under section 87A is applicable. 87A is applicable, right? चलो, 87A का रिबेट कितना है? मैक्स 12,500. So, how much is tax in step 3? 50,000 माइनस रिबेट आएगा 12,500. So that gives you 37,500 and very important plus आएगा 4%. So plus 4% कर दो. 37,500 plus 4%. 39,000 will be her final tax liability. Check. 39,000 will be her final tax liability. अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में आई रहेगी कि जो नॉर्मल आदमी 5 लाख कमा रहा है उसका टैक्स नील हो जाता है बिकॉज ऑफ रिबेट, राइट? और वही पर्पस था. बट इफ़ यू लुक एट निमिषा का एग्री इनकम अगर तुम पकड़ लो, जोड़ लो, तो यू विल नोटिस दैट हर एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज़ नॉट 5 लाख एंड बिलो. हर एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज़ फार बियॉन्ड 5 लाख. एंड देयरफॉर अगर हम एग्री इनकम पूरा इग्नोर करते, पूरा एग्जाम रखते और पार्शियल इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज़ ही ना होती, तो निमिषा का भी टैक्स नील आता था बिकॉज ऑफ रिबेट. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वी आर पुटिंग हर इन अ हायर रेट एंड देन गिविंग अ रिबेट. देयरफॉर देयर विल बी सम इफेक्टिव टैक्स दैट इज एप्लीकेबल टू हर. करेक्ट? हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? क्लियर? गुड. चलो, इफ दिस इज अंडरस्टूड देन लेट अस कैलकुलेट नाउ फॉर शशांक. एंड शशांक इज 80 years. सो ओंकार, तेरा जो क्वेरी था ना कि हमेशा 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी क्या, तो आंसर इज नो. फॉर इन केस ऑफ शशांक रेसिडेंट 80 years, नाउ एवरीवेयर वेर एवर देर इज अ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन आवर फॉर्मूला वी विल यूज 5 लाख, राइट? चलो करते हैं शशांक का कैलकुलेशन टुगेदर. मिस्टर शशांक रेसिडेंट 80 years, करेक्ट? रेसिडेंट 80 years है तो 5 लाख वाले स्लैब्स एप्लीकेबल है. पहले चेक करो, इज द पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल? हाँ. क्यों? शशांक इंडिविजुअल है, एग्री इनकम 5,000 के ऊपर है, नॉन एग्री इनकम 5 लाख के ऊपर है, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है. सो देयरफॉर पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल, राइट? पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल. परफेक्ट. चलो बोलो, पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है तो स्टेप 1
टैक्स ऑन 4,60,000 प्लस 9,50,000, राइट? यस, कितना आ रहा है? 4,60,000 प्लस 9,50,000, 14,10,000। तो 14,10,000 पे 5 लाख वाले स्लैब्स अप्लाई करके टैक्स निकालना है, क्योंकि शशांक 80 ईयर्स रेसिडेंट है। सो 14,10,000 माइनस 10 lakhs इंटू 30% प्लस 1 लाख, करेक्ट? 1 लाख, 5 लाख वाले स्लैब्स है। सो बेस टैक्स आता है 2,23,000, 2,23,000। स्टेप 2 में हम निकालेंगे टैक्स ऑन एग्री प्लस नॉन एग्री। सो एग्री इज 4,60,000 प्लस, सॉरी, एग्री प्लस BL इज 5 लाख रुपीज़। बोलो, 4,60,000 प्लस 5 लाख, दैट गिव्स यू 9,60,000 के ऊपर का टैक्स। सो 9,60,000 माइनस 5 लाख इंटू 20%, दैट्स इट। 5 लाख वाले लिमिट्स एप्लीकेबल है, कंफ्यूज मत होना। सो 92,000, करेक्ट? एवरीबडी इज विथ मी? पहले केस में समझा क्या? 9,50,000 प्लस 4,60,000 पे टैक्स कैसे निकाला हमने? 14,10,000 पे 14,10,000 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1 लाख, 2,23,000। और 4,60,000 प्लस 5 लाख 9,60,000 पे माइनस 5 लाख इंटू 20%, दैट्स इट। क्योंकि ये 5 लाख स्लैब वाला असेसी है। स्टेप 3 करेंगे 1 माइनस 2, सो दैट गिव्स यू 1,31,000, 1,31,000, राइट? Yes, 1,31,000. अब स्टेप 4, चलो बोलो, रिबेट चेक करो पहले। उसका इनकम क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल 9.5 लाख, यानी रिबेट वाला सिचुएशन नहीं है। सरचार्ज वाला है क्या? नहीं है। सो सिंपल 1,31,000 प्लस 4%, प्लस 4%। सो कितना आता है? 1,31,000 प्लस 4% इज द फाइनल टैक्स लायबिलिटी, दैट गिव्स यू 1,36,240, 1,36,240. हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड इट? जेपा क्या? देखो क्या किया, समझा क्या ओंकार? अगर 80 ईयर्स प्लस है तो कैलकुलेशन BL 5 लाख लेके किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक्स एंड वाई एसोसिएट फर्म, एग्री इनकम 12,21,000, नॉन एग्री इनकम 22,50,000। हमेशा पहला सवाल, इज द पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल? इज द पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल? ध्यान से देखो, फर्म है असेसी, सो असेसी इंडिविजुअल AOP BOI AJP HUF वाला नहीं है, करेक्ट? स्लैब रेट ही एप्लीकेबल नहीं है तो रेट बढ़ाने का सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि तुम एग्री इनकम पकड़ो, एग्री इनकम छोड़ो, कुछ भी करो, रेट ऑफ टैक्स इज फ्लैट 30%। एंड देयरफॉर फर्म के केस में पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती। जब भी पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती, एग्री इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, रेट पर्पस के लिए भी कंसिडर नहीं होता है, उसको इग्नोर करना होता है। और जो डायरेक्टली तुम्हारा नॉन एग्री इनकम है, यानी कि 22,50,000, उस पे कैलसी पे स्ट्रेट टैक्स निकालना होता है। सो 22,50,000 इंटू 30% प्लस 4%, करेक्ट? सो आंसर आता है 7,02,000, 7,02,000, राइट? यस। मी रेकॉर्डिंग चालू ठेवलंय मयूरला म्हणून. All right, so
नाउ फर्म का सबको समझ में आ गया है क्या? इफ येस देन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर पुणे यूनिवर्सिटी एंड XYZ लिमिटेड आईको. चलो स्टार्ट डूइंग दैट राइट नाउ. यस डन. बोलो पुणे यूनिवर्सिटी. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. AJP आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन. सो चेक करो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा क्या? बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि असेसी AJP है. एग्री इनकम मोर देन 5,000 है. नॉन एग्री इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्शन. AJP की बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख है. सो देयरफॉर पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा. एप्लीकेबल होगा तो इधर ही करती हूँ. चलो बोलो. स्टेप 1 में 4 लाख प्लस 3 लाख 7 लाख पे टैक्स आएगा. कितना? 7 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500 52,500 राइट.
स्टेप 2 टैक्स ऑन एग्री प्लस BEL यानी 4 लाख प्लस 2.5 लाख 6,50,000 पे टैक्स आएगा 42,500. स्टेप 3 में आप करोगे 1 - 2 दैट विल बी 10,000. नाउ चेक द रिबेट. इज रिबेट एप्लीकेबल? रिफ्लेक्स में बहुत लोगों के आया रहेगा हाँ, क्योंकि इनकम 5 लाख के नीचे है. बेटा असेसी कौन है? AJP. 87A का रिबेट एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल. सो AJP के लिए रिबेट का फंडा ही नहीं है. सो रिबेट का सवाल ही नहीं है. डायरेक्ट इधर 4% ऐड करके 10,400 इज योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी. झेपा क्या? कितने लोगों ने गड़बड़ किया और रिबेट लिया? नंबर 1 मिस्टेक, लोग रिबेट लेते हैं यहाँ पे. नंबर 2 मिस्टेक, लोगों को 30% फ्लैट रेट एप्लीकेबल है लगता फॉर पुणे यूनिवर्सिटी. पुणे यूनिवर्सिटी इज AJP, भूलना मत. और पार्शियल इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई होता है. राइट, गॉट इट? यस. नेक्स्ट वन, XYZ लिमिटेड आईको इंडियन कंपनी है. अगेन एग्री इनकम भी है, नॉन एग्री इनकम भी है. टेल मी, इज द पार्शियल इंटीग्रेशन applicable? Answer to that is no. Why not? Because कंपनी असेसी है तो फ्लैट रेट एप्लीकेबल होता है और इंडिविजुअल AOP, BOI, AJP, HUF में ही पार्शियल इंटीग्रेशन आता है. कंपनी इसको पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं है. पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं है तो एग्री इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट करके इग्नोर कर दो. कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉन एग्री इनकम, टेक अ कैलसी इन हैंड एंड नॉर्मल अपना 3 सेकंड वाला टैक्स निकालना है. सो 1 करोड़ 30 lakhs करेक्ट इंटू 30% ना, प्लस सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर कितना आता है? तो सरचार्ज आता है 7% फॉर इंडियन कंपनी एंड प्लस 4%. सो आर यू गेटिंग टैक्स लायबिलिटी एज 43,39,920. चेक. यस, आ रहा है क्या? देखो 43,39,920. Right? Has everyone understood? Clear and confident? No doubts in mind? अगर है भी तो बोलोगे कैसे? Ask camukta@gmail.com. Okay? If you have doubts, please email it to me. Okay. अगर ये पार्शियल इंटीग्रेशन अभी ढंग से समझा है तो आज आपका होमवर्क है चैलेंज नंबर 1 ऑन पेज 96. चैलेंज 1 पेज 96. सेम अलग अलग असेसीज लिए हैं, रैंडम नंबर्स लिए हैं एग्री नॉन एग्री इनकम के. आपको उनका जहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है वहाँ अप्लाई करके टैक्स निकालना है, जहाँ नहीं होता है वहाँ डायरेक्ट नॉन एग्री पे कैलसी पे टैक्स निकालना है. इज इट क्लियर? येस. वन ऑफ द कॉमन क्वेरी दैट आई गेट इज़ कि मैडम एग्जाम में ये आया तो पार्शियल इंटीग्रेशन के स्टेप्स दिखाने हैं क्या? अगर MCQ टाइप में आया तो रफ वर्क में करना है, अगर प्रॉपर प्रॉब्लम में आया तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख के दिखाओ ताकि सामने वाले को भी समझ में आए कि तुमने समझ के टैक्स निकाला है, ऐसे ही फाइनल आंसर नहीं लिखा है. सो इट इज़ एडवाइजेबल अगर नॉर्मल प्रॉब्लम में फाइनल टैक्स पूछा है और उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन आ रहा है तो शो दीज 3 स्टेप्स दिखाने में कितना टाइम लगता है ना? तो ये 3 स्टेप्स दिखा के यू शुड कंप्यूट. बट MCQ में आया तो यू कैन डू द रफ वर्क और डायरेक्टली ऑन अ कैलसी. All right. Has everyone understood partial integration scheme, meaning of agri income, distances and all that stuff? Yes. All right. Now I am going to the tax treatment for income which is partially agri and partially from the business. This is a very very important concept. इस पे एग्जाम में सवाल आते हैं. So अभी ध्यान से सुनो. ऐसा देखने में आया कि जनरली कुछ कैटेगरी ऑफ इनकम ऐसे है जहाँ पे मिक्स्ड इनकम जनरेट होता है. यानी अपन खुद ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेते हैं, अपन ही फार्मिंग करते, फिर अपना ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अपने ही बिजनेस में रॉ मटेरियल बोल के यूज़ करके अपन फाइनल प्रोडक्ट बनाते. सो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी रहेगी कैप्टिव कंजम्पशन. नहीं पढ़ी है तो आएगी कॉस्टिंग में. कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब है कि आप खुद ही के बिजनेस में यूज़ करने के लिए रॉ मटेरियल बनाते हो या प्रोड्यूस करते हो. सो क्लासिक एग्जाम्पल इज टी बिजनेस. अगर आप कभी हिल स्टेशन पे गए हो, राइट, कुर्ग है, मुन्नार है या टी कॉफ़ी दोनों, मतलब आसाम में टी स्टेट्स है, ऊटी में है. सो यू विल नोटिस
कि ये जो बड़े बड़े टी स्टेट्स है, इनके केस में टी लीव्स यानी टी का प्लांटेशन आने के बाद जो टी लीव्स है वो निकाले जाते हैं. आपने फोटोज़ भी देखे रहेंगे, ऐसे बास्केट रहती लेडीज़ के बैक के ऊपर, एंड देन दे जस्ट पिक द टी लीव्स एंड पुट देम इन, एंड देन दोज बास्केट गोज इनटू अ टी फैक्ट्री नियर बाय. नॉर्मली वो बहुत पास में ही जहाँ पे वो टी स्टेट होता है वहीं पे टी फैक्ट्री भी होता है. सो एज अ टूरिस्ट अगर आप गए टी स्टेट को विजिट करने, तो नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट विजिट टू फैक्ट्री उसमें इनबिल्ट रहता है, क्योंकि वो टी लीव्स से कैसे टी पाउडर, घर पे जो चाय पत्ती आती है वो कैसे बनती है, वो प्रोसेस पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. छोटा सा ही फैक्ट्री होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, आई हैव सीन दैट. तो वो छोटे से फैक्ट्री में ये टी लीव्स से टी बनाया जाता है. नाउ इसमें होता क्या है कि जिसका टी गार्डन होता है उसी की फैक्ट्री होती है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है टी पाउडर, राइट. रेड लेबल, टाटा प्रीमियम, सोसाइटी आपके घर पे रहेगा. तो वो जो पाउडर है दैट्स अ फाइनल प्रोडक्ट. अब ध्यान से सोच के बताओ, ये टी पाउडर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है क्या, खेत में उगा हुआ है क्या? आंसर इज नो. ये टी पाउडर इज द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, राइट. प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है. प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आता है, एग्री प्रोड्यूस में नहीं. एग्री प्रोड्यूस में मतलब खेती में जो उगता है एज इज रॉ फॉर्म में, मिट्टी में, वो वाला एग्री प्रोड्यूस है. तो आप बोलोगे कि मैडम बट टी प्लांट्स तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, और वो पत्ती से ही तो इन्होंने ये फाइनल ब्राउन कलर का पाउडर बनाया है. येस, बट ब्राउन पाउडर इज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड दैट पत्ती रॉ मटेरियल इज अ एग्री प्रोड्यूस. और प्रॉब्लम क्या है, मेरा ही टी स्टेट, मेरी ही टी फैक्ट्री. सो टी प्लांटेशन का खर्चा और मेरा टी प्लांट्स का, टी लीव्स का प्रोडक्शन इज माई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. बट व्हेन आई यूज इट इन माई फैक्ट्री, राइट, व्हाट हैपन्स, इट बिकम्स एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. सो अभी ध्यान से सुनो, अगर मेरा टी स्टेट है और मैंने टी प्लांटेशन लगवाया है और मैंने सब टी लीव्स वगैरह कट करके लिया है, और ये टी लीव्स अगर मैं मार्केट में बेचती हूँ किसी दूसरे टी फैक्ट्री को, तो जो इनकम मैं कमाऊंगी दैट्स एन एग्रीकल्चरल इनकम, राइट. वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू समबडी, इफ आई यूज इट इन माई ओन फैक्ट्री, क्रिएट अ टी पाउडर आउट ऑफ इट एंड सेल द टी पाउडर, तो सेल ऑफ टी पाउडर में एक्चुअली टी लीव्स का भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है इन अ वे, बिकॉज कैप्टिवली कंज्यूम हुआ है. कैप्टिवली कंज्यूम मतलब इन हाउस कंजम्पशन है. बट उसमें स्प्लिट नहीं है, क्योंकि मैं फाइनली बेच रही हूँ टी पाउडर, तो जो भी प्रॉफिट आता है वो दिखाई देता है प्रॉफिट ऑन टी पाउडर. एंड देयरफॉर गवर्नमेंट कहता है कि ये एग्री इनकम किधर है, तो नॉन एग्री इनकम है, फुल्ली टैक्सेबल. तो एज अ पर्सन आई एम आर्ग्यूइंग दैट दिस टी पाउडर सेल जनरेट्स मी प्रॉफिट विच इज अ मिक्स प्रॉफिट, जिसमें देर इज अ इनबिल्ट प्रॉफिट पोर्शन ऑफ एग्री प्रोड्यूस, बिकॉज आई सोल्ड माई एग्री प्रोड्यूस टू माई सेल्फ, एंड दैट्स वाई इट इज considered at cost, and therefore the profit inbuilt is actually mixed profit of agri produce and नॉन एग्री प्रोड्यूस. आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से ये मिक्स प्रॉफिट का लॉजिक समझ में आएगा. ओके, ये खेत है मेरा शुगर केन का. ओके, तो यहाँ पे जो शुगर केन बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो अगर मैंने बाहर के किसी शुगर फैक्ट्री को सेल किए, शुगर फैक्ट्री को सेल किए, तो शुगर केन की प्रोडक्शन कॉस्ट अज्यूम करते हैं अपन, प्रोडक्शन कॉस्ट 1 लाख रुपए है. जस्ट आई एम टेकिंग रैंडम नंबर्स. ये मैं बेच रही हूँ शुगर फैक्ट्री को 1,20,000 में, और प्रॉफिट कमा रही 20,000 रुपये का. तो ये जो 20,000 रुपये का प्रॉफिट मैं कमा रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल ओपन दिस अगेन. गॉड नोज व्हाट प्रॉब्लम इज हैपनिंग टुडे. ओके, सो आई वाज सेइंग प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मेरा वो है 1 लाख रुपया, और मैंने ये शुगर केन बेचा फैक्ट्री में 1,20,000 को, करेक्ट. तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ है 20,000 का, दैट प्रॉफिट इज एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस है. और ये 20,000 क्या हो जाएगा गाइज, एग्जम्प्ट हो जाएगा, राइट. अब ये ध्यान से सुनो, ये जो आदमी है
शुगर फैक्ट्री वाला, इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया 1,20,000, रॉ मटेरियल हो गया 1,20,000, प्रोडक्शन कॉस्ट आई एम अज्यूमिंग 50,000 है, ठीक है, प्रॉफिट इसने ऐड किया 30,000 का, और ये फाइनली में बेचा 2 लाख में शुगर, क्या बेचा 2 लाख रुपए में शुगर जो है वो बेच दिया, करेक्ट। तो अब इसका जो ये 3,000 रुपये का प्रॉफिट है ना, ये जो 30,000 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट है, दैट इज बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रॉफिट। सो मेरे 20,000 के प्रॉफिट को एग्जम्पशन मिल गया, बट उसके 30,000 के प्रॉफिट को टैक्स लगने वाला है। बट अपन थोड़ा सा अब ये सिनारियो चेंज करते हैं। ये सिनारियो ए है जब मैं शुगर केन बाहर बेचती हूँ तब का। अब सिनारियो बी देखते हैं, मेरी खेती, मेरा ही शुगर फैक्ट्री, मेरी खेती और मेरा ही शुगर फैक्ट्री है, सेल्फ शुगर फैक्ट्री है, राइट, ग्रेट। अब मेरे को बताओ, यू कांट सेल इट टू योर सेल्फ, सो रॉ मटेरियल अंदर आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में 1 लाख, बिकॉज वाई आई सेल टू माई सेल्फ एट प्रॉफिट ना, मैं तो कॉस्ट बेसिस लूंगी, खुद ही के फैक्ट्री में यूज करना है तो 1 लाख रुपए में मैंने रॉ मटेरियल लिया, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट भी 50,000 रुपया ही है, सेम 50,000 रुपये की ही मेरी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है जैसे उसके फैक्ट्री में थी। सो मेरा टोटल कॉस्टिंग है 1.5 लाख, और अभी शुगर बाहर बेचना है तो मार्केट रेट जो शुगर का रहता है उसी रेट से मैं बाहर बेचूंगी, यानी मैं बेचूंगी ये शुगर 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट होगा 50,000 रुपया। अब क्या हो जाएगा, मैंने क्या बेच के 50,000 रुपया कमाया, शुगर बेच के, तो गवर्नमेंट क्या कहेगा कि शुगर बेच के 50,000 कमाया तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स भरो। बट मेरा गवर्नमेंट से कहना क्या है कि सर ये जो 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है वो सारा का सारा शुगर का नहीं है, राइट, इट्स अ मिक्स प्रॉफिट बिकॉज आई यूज्ड माई ओन शुगर केन। अगर मैं किसी दूसरे से शुगर केन खरीदती तो मुझे 1,20,000 में मिलता, या मेरा शुगर केन बाहर बेचती तो 1,20,000 में बेचती, यानी 20,000 जो शुगर केन का प्रॉफिट है वो शुगर में इनबिल्ट हो गया, क्योंकि मैंने मेरा प्रोडक्शन, मेरे खेती में आया हुआ प्रोड्यूस मेरे ही फैक्ट्री में यूज़ किया, कैप्टिवली कंज्यूम किया। तो उसकी वजह से मेरे एग्री इनकम को आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मत बनाओ, गिव मी द बेनिफिट ऑफ एग्री प्रॉफिट का एग्जम्पशन। नॉन एग्री प्रॉफिट पे मैं टैक्स भरती हूँ, बट सारा 50,000 नॉन एग्री नहीं है बिकॉज आई यूज्ड कैप्टिवली। झेपा के आपको देखो, यस। सो इन दो सिचुएशन गवर्नमेंट कहता है कि जब ऐसा मिक्स प्रॉफिट जनरेट होता है तब हम तुमको स्प्लिट देंगे कि कितना एग्री माना जाएगा और कितना नॉन एग्री माना जाएगा। अब उसमें टी, कॉफ़ी, रबर, ये जो 3 प्लांट्स है इनमें कॉमनली कैप्टिव कंजम्पशन होता है, मतलब जिसका टी स्टेट उसी का टी पाउडर का फैक्ट्री होता है। ये जनरल बिजनेस ट्रेंड है। इसलिए टी, कॉफ़ी, रबर के लिए गवर्नमेंट ने खुद ही ने परसेंटेज ही सब्सक्राइब किया है कि प्रिस्क्राइब किया है, सॉरी, इतना परसेंटेज एग्री माना जाएगा, इतना परसेंटेज नॉन एग्री माना जाएगा। तो वो परसेंटेज क्या है देखो, रबर के लिए, रबर प्रोडक्ट्स, ओके, रबर के लिए 65% विल बी एग्री इनकम, 35% विल बी नॉन एग्री इनकम। सो 65-35 रेशो में रबर का प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। सो अगर कोई रबर सेल करता है तो उसमें से 65% प्रॉफिट एग्रीकल्चरल माना जाएगा, एग्जम्प्ट माना जाएगा, और सिर्फ 35% नॉन एग्री माना जाएगा। सिमिलरली कॉफ़ी, अगर कोई कॉफ़ी ग्रोन और क्योर करता है, क्यूरिंग इज़ बेसिकली अ क्लीनिंग प्रोसेस। सो कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो थोड़े से क्लीन अप वगैरह किए जाते हैं, उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो निकाला जाता है, छिलका निकाला जाता है, क्लीन किया जाता है कॉफ़ी बीन्स को, तो उस प्रोसेस को क्यूरिंग कहा जाता है। सो अगेन दैट प्रोसेस इज़ वेरी रूटीन, मतलब ऐसे घर में कैसे अपन चावल धोते हैं वैसा। सो देयरफॉर ग्रोन एंड क्योर्ड वाला अगर कोई बिजनेस है और डायरेक्ट कॉफ़ी बीन, सी कॉफ़ी में कैसा है, 2 तरीके से कॉफ़ी सेल होती है, एक तो पाउडर फॉर्म में रेडी मिक्स, या फिर एक नॉर्मल बीन्स, आपने सीसीडी में वगैरह देखा रहेगा, वो बीन्स ऐसे डालते वो क्रश होके आती कॉफ़ी पाउडर नीचे फ्रेश। सो बीन्स भी सेल होते और पाउडर भी सेल होती। तो अगर आप बीन्स सेल कर रहे हो या कैप्टिवली यूज़ कर रहे हो और मिक्स प्रॉफिट आ रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहता है 75% एग्री एंड 25% नॉन एग्री माना जाएगा, क्योंकि बीन्स डायरेक्ट सेल है तो ज़्यादातर एग्री प्रॉफिट है आपका।
बट अगर आप कॉफ़ी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर है, मिक्स्ड विथ चिकोरी, नॉन चिकोरी, साउथ इंडियन लोग जो है यहाँ पे सुनने वाले उनको मालूम रहेगा, फिल्टर कॉफ़ी जो आती है उसमें दे हैव सम मिक्सचर्स, राइट, चिकोरी का वगैरह परसेंटेज रहता है। तो अगर ये ग्रोन, क्योर्ड और पाउडर फॉर्म में बेची जा रही है तो उसके इसमें 60-40 विल बी कंसिडर्ड एज अ पोर्शन। सो जो भी प्रॉफिट आप ये कॉफ़ी पाउडर बेच के कमाओगे उसमें से 60% आपका एग्री माना जाएगा, 40% नॉन एग्री माना जाएगा। और अगर आप टी पाउडर मतलब टी ग्रोन करके, खुद ही का टी ग्रोन करके अगर आप टी पाउडर बेच रहे हो मैन्युफैक्चर करके, तो अगेन 60-40 विल बी रेशो। बट आपको ध्यान में रखना है गाइज, ये जो पूरा है दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग फॉर द रॉ मटेरियल फॉर दैट इज ग्रोन बाय योर सेल्फ। सो अगर मैं रबर बेच रही हूँ तो देखो, रबर प्लांट आर ग्रोन बाय द सेलर हिमसेल्फ। कॉफ़ी बेच रही हूँ तो कॉफ़ी इज ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर हिमसेल्फ। देन टी बेच रही हूँ तो टी अगेन ग्रोन एंड सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ। यानी मेरा कैप्टिव कंजम्पशन होना ज़रूरी है तभी मिक्स प्रॉफिट आएगा। अगर मैं बाहर बेच रही हूँ तो मिक्स प्रॉफिट का सवाल ही नहीं, डायरेक्ट एग्री इनकम आता। बट मैं उस पर प्रोसेस करके बेच रही हूँ तो मिक्स प्रॉफिट जनरेट होता, बिकॉज आई कंज्यूम इट एट कॉस्ट इन माई फैक्ट्री एंड देयरफॉर प्रॉफिट पोर्शन ऑन दैट रॉ मटेरियल गेट्स बिल्ट अप इन अ फाइनल प्रोडक्ट। जेप रहा है क्या देखो। सो व्हाट आर द परसेंटेज, टेल मी वंस अगेन। रबर के लिए 65-35, कॉफ़ी के लिए बीन्स है डायरेक्ट ग्रोन एंड क्योर्ड तो 75-25, कॉफ़ी पाउडर या टी पाउडर है तो 60-40। एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड इट। 65-35, 75-25 एंड 60-40। अब आप बोलोगे मैडम परसेंटेज तो याद हो गया, बट कौन सा एग्री और कौन सा नॉन एग्री ये कैसे याद करें। सो टी बिजनेस से बोलते 60-40, अभी पूछा है एग्री कितना, 60 के 40 ऐसा हो जाता। सो याद रखो ये मिक्स प्रॉफिट में जो हायर पोर्शन है, हायर पोर्शन दैट इज एग्रीकल्चरल प्रॉफिट। सो इफ आई एम सेइंग 75-25 तो 75 इज एग्रीकल्चर, इफ आई एम सेइंग 60-40 तो 60 इज एग्रीकल्चर। सो जो ज़्यादा वाला पोर्शन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चरल इनकम, करेक्ट। सो एक बार वापस से बोलो, एग्री और नॉन एग्री रेशोज, रबर के लिए 65-35, टी कॉफ़ी पाउडर के लिए 60-40 एंड रॉ कॉफ़ी बीन्स के लिए 75-25। क्लियर? यस। बट अभी टी कॉफ़ी रबर में ये बहुत कॉमन है कि जो ग्रो करता है वही यूज़ करता है, बट देयर कुड बी अदर बिजनेसेस ऑल्सो जिसमें ऐसा सेम यूज़ हो। जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल लिया था शुगर केन वाला, राइट। सो शुगर केन से शुगर, बट अगर सेल्फ कंजम्पशन में होता है तो क्या होगा। या अनदर क्लासिक एग्जाम्पल इज अभी मैंगो का सीज़न आने वाला है, तो जो मैंगो ग्रो करते हैं अपने फार्म में वही मैंगो पल्प भी सेल करते हैं, राइट। सो मैंगो से मैंगो पल्प बना के मैंगो पल्प सेल होता है। अब मैंगो इज अ एग्री प्रोड्यूस, पल्प इज नॉट अ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो देयरफॉर उनके केस में भी मिक्स प्रॉफिट जनरेट होता है। या मेरा एक दोस्त है कोकण एरिया में एंड उसके फार्म पे उन्होंने एक छोटा सा चॉकलेट फैक्ट्री का यूनिट लगवाया है, एक मशीन, 1 या 2 मशीन लेके, एंड जैक फ्रूट, ओके, देन अपना क्या आता है, व्हाट एल्स इज देयर, आंवला है, मैंगो है, इन सब के वो कैंडीज बनाते हैं, कैंडीज बनाते हैं। तो अगेन द प्रोडक्शन हैपन्स इन हिज ओन फार्म एंड देन आउट ऑफ दैट द चॉकलेट्स आर मेड इन अ फैक्ट्री। सो उसका भी सेल्फ कंजम्पशन है। अभी ये भी मिक्स प्रॉफिट वाला बिजनेस है, बिकॉज चॉकलेट इज नॉट अ एग्रीकल्चरल इनकम, बट जैक फ्रूट एंड ऑल दैट मैंगो एंड फ्रूट्स वट एवर ही इज कंज्यूमिंग इन दैट चॉकलेट मेकिंग, दोज फ्रूट्स आर एग्री प्रोड्यूस। तो ये जो मिक्स प्रॉफिट होते हैं अदर देन टी कॉफ़ी रबर, उनके केस में प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज नहीं है, तो उनके केस में मिक्स प्रॉफिट का डेविएशन कैसे किया जाएगा। सो सिंपल, मेरा शुगर केन वाला एग्जाम्पल देखो, अगर ये मैं सेल्फ कंज्यूम करती और 50,000 का प्रॉफिट कमाती तो कितना एग्री और कितना नॉन एग्री मानना चाहिए। तो आप सिंपली बोलते मैडम 1 लाख का शुगर केन है, बाहर बेचते तो कितने में बेचते, 1,20,000 में, यानी शुगर केन का प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपया, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने को फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है? गवर्नमेंट कहता है एग्री तय करने के लिए टेक द मार्केट प्राइस ऑफ योर रॉ मटेरियल माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो देखो शुगर केन के केस में मार्केट प्राइस मेरे को मिलता बाहर 1,20,000, प्रोडक्शन कॉस्ट है मेरी 1 लाख एंड देयरफॉर 20,000 रुपया क्या माना जाएगा मेरा प्रॉफिट, एग्रीकल्चरल प्रॉफिट।
और नॉन एग्री निकालते वक्त क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट कहता है तेरा शुगर का सेल प्राइस ले विच इज़ 2 लाख, राइट, माइनस तेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ले विच इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट इज 50,000 रुपीज़ पकड़ा है अपन ने, राइट, 50,000 रुपीज़ माइनस रॉ मटेरियल का मार्केट प्राइस ले। तूने खुद का यूज़ किया इसलिए कॉस्ट कम है विदाउट प्रॉफिट मार्जिन, बट अपने को अभी इंटरेस्ट किस में है, बाइफर्केशन में। सो यू टेक व्हाट यू वुड हैव गॉट, बाहर से शुगर केन खरीदती तो कितने में खरीदती, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन 1,20,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालो तो कितना आता है 30,000। सो देखो प्रॉफिट 50,000 ही है बट स्प्लिट हो गया, 20,000 बिकेम एग्री, 30,000 बिकेम नॉन एग्री। और ये कैसे किया, टी कॉफ़ी रबर है तो ये नहीं करने का, टी कॉफ़ी रबर है तो प्रिस्क्राइब परसेंटेज अप्लाई करने का 60-40, 75-25, 65-35, राइट, तब ये दिमाग नहीं लगाने का। बट टी कॉफ़ी रबर छोड़ के कोई मिक्स प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट है तो उसमें क्या करने का, एग्री इनकम के लिए मार्केट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड फॉर इंडस्ट्रियल के लिए सेल प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस माइनस मार्केट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको वो स्प्लिट मिल जाएगा। हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड इट? झेपा क्या? यस, ओके। अब इसमें और एक सवाल किया गया था कि नर्सरी ऑपरेशंस का क्या, सेल ऑफ प्लांट्स, विल इट बी कंसिडर्ड एज एग्री, मिक्स्ड, नॉन एग्री? तो नर्सरी ऑपरेशंस आर कंसिडर्ड एज 100% एग्री। सो देयरफॉर अगर सेल ऑफ नर्सरी प्लांट्स होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चरल इनकम ऑल टूगेदर, राइट, अंडरस्टूड? चलो तो ये परसेंटेज फटाफट लिख लेते हैं, राइट डाउन। मिक्स्ड इनकम, गिव अ हेडिंग, मिक्स्ड इनकम, bifurcation into agri income and non-agri income. Yes, particulars, agri income, नॉन एग्री इनकम। अच्छा, और ये जो है दिस इज ऑल इन रूल 7, 7A, 7B एंड 8, ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो मैंने कहा था जहाँ जहाँ रिलेवेंट रूल्स होंगे वहाँ अपन यूज़ करेंगे। तो पार्शल इनकम में या मिक्स इनकम में बाइफर्केशन के लिए रूल्स है, रूल 7, 7A, 7B, 8। सो एक्ट बोलेगा बाइफर्केट करो क्योंकि एग्री एग्जम्प्ट है, नॉन एग्री टैक्सेबल है। रूल्स बताएगा कैसे बाइफर्केट करे, राइट। सो कैसे बाइफर्केट करना है, तो टी कॉफ़ी रबर में प्रिस्क्राइब परसेंटेज में एंड अदर प्रोडक्ट्स में फॉर्मूला यूज़ करके। चलो बोलो पहला, रबर प्रोडक्ट्स, राइट, रबर प्रोडक्ट्स। बट रबर प्रोडक्ट्स में मिक्स इनकम है तो ही, और मिक्स इनकम कब होगा, जब जो रबर प्लांटेशन कर रहा है वही रबर के प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो ही ये क्लॉज इन्वोक होगा। रबर प्रोडक्ट्स, एग्री 65%, नॉन एग्री 35%, एग्री 65%, नॉन एग्री 35%। नेक्स्ट, टी पाउडर, एग्री 60%, नॉन एग्री 40%। Yes, third, coffee, grown, cured, roasted, grounded। यानी ग्रोन और क्योर्ड जो है वो रॉ है, उसके आगे की प्रोसेसेस की गई तो पाउडर फॉर्म में जाता है। देयरफॉर अगेन टी जैसा ही 60%, 40%। बट अगर कॉफ़ी सिर्फ ग्रोन और क्योर की है और बीन्स सेल की है तो उस केस में अपन ज़्यादा एग्री इनकम मानते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग पार्ट बहुत ही कम है। इन दैट केस 75%, 25%। अदर प्रोडक्ट्स,
बोलो एग्री कैसे निकालोगे? तो मार्केट प्राइस ऑफ एग्री प्रोड्यूस माइनस कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, करेक्ट। एग्री इनकम का पोर्शन कैसे निकालेंगे कि शुगर केन कितने में मार्केट में बेचा रहता माइनस कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। और नॉन एग्री कैसे निकालोगे? तो सेल प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, शुगर की फाइनल प्राइस क्या है माइनस इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जो खर्चा किया शुगर बनाने के लिए, राइट, वो खर्चे माइनस मार्केट प्राइस ऑफ raw material which is an agri produce, correct। market price of raw material that is agri produce यानी sugar cane की market price that will give you as a industrial income और non agri income। एंड आखिरी ये रूल्स में नहीं है बट ये आपके लिए नर्सरी ऑपरेशंस सर्कुलर आया है इस पे 100% एग्री, 100% एग्री। झेपा क्या? यस, ओके। अब एक काम करो, वो जो मैंने शुगर केन का इसके लिए एग्जाम्पल जो हमने लिया है शुगर केन वाला, वो ड्रॉ करके रखो ताकि बाद में थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे तो ये क्लिक होना चाहिए। 5th कैटेगरी मार्केट प्राइस वाला क्या किया है हमने, ये जो एग्जाम्पल है ना, हाँ ये वाला। आउटसाइडर वाला पार्ट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, सेल्फ कंजम्पशन में कैसे होगा वो चाहिए तो लिख लो, डू इट।
डन. यस. सो अब अपने को चैलेंज ओके आगे के जो इसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. आपको आज पार्शियल इंटीग्रेशन वाला चैलेंज 1 जो है प्रॉब्लम्स वो कंप्लीट करने हैं. पार्शियल इंटीग्रेशन अच्छे से समझ के एक बार रिवाइज करके बिना कुछ देखे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. Tomorrow we will discuss the problems on this particular concept and continue with the remaining exemptions. All right? Yes. Thank you so much.